जय हिंद। आज हम लोग भाग 2 पॉलिटी के भाग 2 और भाग 3 ये दोनों के अनुच्छेद को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कि शॉर्ट मेमोरी ट्रिक के साथ होने वाला है। ठीक है, आप लोग ये समझ लीजिए, अनुच्छेद 5 से 35 तक समझाएंगे और वो भी ट्रिक से, जिससे आपको याद रहेगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप सही कर पाएंगे। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको जल्दी समझ आ जाता है तो मैं बहुत सीलों से समझाते हुए चलूंगा। तो आप लोग 2x, देखो जल्दी समझ आता है तो 2x या थोड़ा और मतलब 1.5x ऐसे स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, अगर आपको जल्दी समझ में आ जाता है तो। नहीं तो आप लोग मेरे साथ ही देखते चलिए। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग देखते चलो। देखो भाग 2 है नागरिकता, भाग 2 को नागरिकता, इसमें हमारे नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखो समझते हुए चलो, कैसे कैसे समझना है मैं बता रहा हूँ ट्रिक के साथ। देखो अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 5 में है क्या? देखो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखो जब संविधान बन रहा था तभी हमें कुछ नागरिकता मिल गई थी। देखो बोला गया था, देखो पाकिस्तान और इंडिया में विभाजन हो रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि पूछा गया भैया कि जिसको पाकिस्तान से भारत आना है अभी आ जाओ, क्योंकि अभी जो आएगा उसको नागरिकता पहले ही दे दी जाएगी। मतलब संविधान बन रहा है तभी आप लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। इसको याद कैसे रखना है, ये देखो अनुच्छेद 5 से याद रखना है पंचायत। देखो पंचायत याद रखो, पंचायत। देखो एक शब्द याद रखना पंचायत। ठीक है, पंचायत से आप लोग अनुच्छेद 5 याद रहेगा। तो देखो होता क्या है कि प्रारंभ में कहा गया, प्रारंभ में सभी लोग इकट्ठा हो जाओ, पंचायत तो जुड़ी है क्योंकि सबको नागरिकता मिल रही है। ठीक है, नागरिकता लेना है, अगर देखो कहा गया अगर नागरिकता लेना है तो सब लोग इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि प्रारंभ में ही नागरिकता दे दी जाएगी। ये पंचायत में कहा गया। ठीक है, पंचायत से 5 याद रखना और नागरिकता दे दी जाएगी, प्रारंभ में ही नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5। ठीक है, पंचायत से 5 याद रखना। देखो अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में क्या याद रखना है? अनुच्छेद 6 से याद रखना है कि आना। देखो आना, आना, अनुच्छेद 6 से आना। देखो आना है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। देखो कुछ मतलब कुछ भारतीय थे जो पाकिस्तान जा गए, मतलब पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन तो पाकिस्तान उनको अच्छा नहीं लगा, तो वह सोचे कि हम भारत में चलते हैं और भारत में ही रहेंगे। तो कहा गया कि भैया मैं भारत आ रहा हूँ, मुझे नागरिकता चाहिए। तो देखो अनुच्छेद 6 में इसी का उल्लेख है कि देखो पाकिस्तान से लोग 6 बजे भारत आ गए। देखो पाकिस्तान से लोग 6 बजे भारत आ गए, पाकिस्तान से लोग 6 बजे भारत आ गए। 6 बजे से याद रखना है अनुच्छेद 6, 6 बजे से याद रखना है अनुच्छेद 6, यानी कि भारत से पाकिस्तान से लोग 6 बजे भारत आ गए। ठीक है, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या याद रखना है? देखो पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। देखो पाकिस्तान जाने वाले, देखो कुछ भारतीय थे जो पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत लौट आए। ठीक है, इसे कहते हैं पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। देखो इससे आपको क्या याद रखना है? अनुच्छेद 7 में याद रखना छोड़ना। देखो कुछ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, साथ छोड़कर। देखो यहाँ से याद रखना साथ छोड़कर, कुछ लोग साथ छोड़कर, यहाँ पर लिखना साथ छोड़कर। साथ से आपको याद रखना है साथ, साथ छोड़कर, कुछ लोग साथ छोड़कर भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, कुछ लोग साथ छोड़कर भारत से पाकिस्तान चले गए। ठीक है, साथ छोड़कर, यहाँ से आप लोगों को साथ याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। इससे आपको क्या समझना है? देखो कुछ लोग जो है विदेश में काम करते हैं। ठीक है, कुछ लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में काम क्या करते हैं? जैसे यहाँ से भारत से चलेगी विदेश, तो उनकी नागरिकता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में कहा गया है। तो इससे आपको याद रखना विदेश, विदेश, विदेश याद रखना, विदेश से याद आएगा। देखो देखो 8 को घुमा दो, ऐसे याद रखना 8 को घुमा दो, 8 को घुमा दो, 8 को घुमा दो, 8 को घुमा दो, कहाँ घुमा दो? बाहर घुमा दो। 8 को कहाँ घुमा दो? बाहर घुमा दो। इससे आपको याद रखना अनुच्छेद 8 में घुमा दो, बाहर घुमा दो, मतलब बाहर जाने वाले की नागरिकता। ठीक है, इससे आपको याद रखना 8 से अनुच्छेद 8। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 9, अब अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का समाप्त होना। देखो होता क्या है, कुछ भारतीय हैं जो विदेश जाते हैं और विदेश जाकर ही नागरिकता अपना स्वयं का ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, उनकी नागरिकता, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर आप स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता अपनाते हैं तो आपकी जो भारत वाली नागरिकता है वह समाप्त कर दी जाएगी। तो इससे आपको याद रखना नो, नो, इससे आपको नो, नो से 9 याद रहेगा, नो से 9 याद रहेगा। देखो अगर विदेश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता को नो बोल दो। ठीक है, अगर आप विदेश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता नो बोल दो, नो से समाप्त और 9 से 9 याद रहेगा। ठीक है, 9 से 9 याद रहेगा। अब देखो अनुच्छेद 10,
आगे अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। देखो इसमें क्या है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना, जैसे कुछ लोग दिवालिया हो जाते हैं, जो पैसे लेकर भाग जाते हैं, या कोई देशद्रोही काम करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इससे आपको ट्रिक्स में क्या याद रखना, टेंशन फ्री। देखो टेंशन फ्री, टेंशन फ्री से क्या याद रखना, टेंशन से 10। ठीक है, टेंशन से 10 याद रखना है। तो देखो आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। देखो आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन, आपकी नागरिकता बनी रहेगी, बनी रहेगी मतलब बनी रहने की नागरिकता मतलब अधिकार, नागरिकता के बनी रहने का अधिकार, बनी रहने से याद रखना, और टेंशन फ्री से 10 फ्री। देखो टेंशन से 10। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 11, ये हमारा नागरिकता का लास्ट अनुच्छेद है। तो इसमें संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का कानून द्वारा विनिमय होगा। देखो क्या कह रहा है कि जो है नागरिकता का जो अधिकार है वह संसद बनाएगी। ठीक है, संसद ही इसको तय करेगी, नागरिकता का अधिकार जो है वो संसद ही तय करेगी। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, देखो दो खंबे मिलकर संसद बनते हैं, दो खंबे मिलकर संसद बनते हैं। दो खंबे कैसे, एक एक, दो हो गए 11 हो गए। ठीक है, तो दो खंबे मतलब 11, दो खंबे मतलब 11, दो खंबे मिलकर संसद बनते हैं जो नागरिकता पर कानून बनाती है। तो संसद मिलकर, दो खंबे मिलकर संसद बनती है जो नागरिकता पर कानून बनाती है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आपका भाग 3 स्टार्ट हो गया, अनुच्छेद 12 से भाग 3 स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा मूल अधिकार है। भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, भाग 3 में हमारा मूल अधिकार है। देखो भाग 3 में क्या है, और राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य की परिभाषा है। ठीक है, भाग अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। 12 कैसे याद रखना है, 12 याद रखो परिभाषा। ठीक है, मूल अधिकार शुरू करने से पहले राज्य कौन है यह जानना जरूरी है। अनुच्छेद 13, देखो 13 बहुत ही सिंपल है। मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां। देखो 13 मेरा अगर कोई गलत कानून बना तो संसद उसे खत्म कर देगी। 13 मेरा अगर कोई गलत कानून बना तो संसद उसे खत्म कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 ने कानून के समक्ष समानता। ठीक है, कानून के समक्ष समानता मतलब कानून की दृष्टि से सब लोग एक समान है। ठीक है, सब लोग एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव, कानून सबके साथ, सबके लिए नियम सेम रहेगा। ठीक है, देखो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है, मूल अधिकार। इसमें भी मतलब भाग 3 में तो मूल अधिकार ही है। तो देखो अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। देखो छुआछूत तो 17 में है, भारत अनुच्छेद 15 में है, किसी का धर्म के विरुद्ध नहीं बोल सकते कि आपका धर्म ये है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और मूल वंश कि किसी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि आप इनके वंश हैं तो आपके साथ भेदभाव होगा, उनके साथ भी भेदभाव नहीं होगा। और जाति के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, और लिंग के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसके साथ भेदभाव होता है, लिंग के साथ भी मतलब कहा गया है किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन होता सबके साथ है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखना 15 में कहा गया किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो 15 को कैसे याद रखना है, फिल्म आर्टिकल 15, देखो फिल्म आर्टिकल 15 आई थी जो पूरे तरह भेदभाव रोकने पर थी। देखो एक जो है आयुष्मान खुराना, देखो आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी जिसे आर्टिकल 15 कहा गया था। ठीक है, आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आई थी जिसे आर्टिकल 15 कहा गया था, जो पूरी तरह भेदभाव रोकने पर थी, जो पूरी तरह भेदभाव रोकने पर थी। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में है क्या ये समझो। देखो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन में सबको, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी। ठीक है, लोक नियोजन में सबको बराबर अवसर मिलेगा। बढ़ जाते हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का खात्मा। देखो छुआछूत बहुत चलता था, इसके लिए अनुच्छेद 17 में लाया गया। देखो 17 से आपको याद रखना है खतरा। ठीक है, खतरा किसके लिए है, जो छुआछूत करते हैं। ठीक है, खतरा किसके लिए है, छुआछूत करते, मतलब खतरा खत्म हो गया क्योंकि छुआछूत वाली खत्म हो गई। ठीक है, खतरा से याद रखना 17। ठीक है, खतरा से आपको याद रखना है 17। देखो छुआछूत समाज के लिए खतरा है, देखो छुआछूत समाज के लिए खतरा है क्योंकि इसलिए इसका अंत किया गया है। देखो इसलिए कि इसका अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत, एटीट्यूड आपको याद रखना, एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। अब देखो एटीट्यूड
अनुच्छेद 18 आपको एट्टीट्यूड याद रखना है, ठीक है। एट्टीट्यूड से आपको एट्टीट्यूड एट मतलब एट्टीट्यूड आ जाता है जब किसी के पास राजा महाराजा वाली उपाधि आ जाती है, ठीक है। राजा महाराजा वाली उपाधि आ जाती है तो एट्टीट्यूड आ जाता है। इसीलिए उपाधियों का खात्मा कर दिया गया, ठीक है। उपाधियों का खात्मा कर दिया गया है जिससे एट्टीट्यूड ना आए, ठीक है। कोई भी उपाधि नहीं रख सकते। उपाधि मतलब हो गया, समझ सकते हैं उपाधि किसे कहते हैं। उपाधि मतलब होता है सरनेम। जैसे मैं किंग हूँ, मैं राजा हूँ, राजा एक उपाधि है, ठीक है। और उपाधि क्या हो जाएगा, जैसे कोई कुछ पद, जैसे डाकू एक उपाधि हो जाएगा, उपाधि ही तो है, ठीक है। राजा महाराजा वाली उपाधि नहीं रख सकते क्योंकि इससे एटीट्यूड आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। देखो बोलने की आज़ादी जो है वो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। आर्टिकल 19 में है बोलने की आज़ादी। अनुच्छेद 20, ठीक है। अनुच्छेद 20 देखो आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखो दो सिद्धि का मतलब हो गया कि जैसे कोई एक अपराध किया है, अगर एक अपराध किया है, एक अपराध, तो उसके लिए एक ही सज़ा होगी, ठीक है। एक ही सज़ा उसे भुगतना होगा, ये नहीं सभी सज़ा भुगेगा, ठीक है। एक अपराध का एक सज़ा। एक अनुच्छेद 21 यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मूल अधिकार है ये बहुत ही ज़्यादा मूल अधिकार देता है, ठीक है। इसमें आपको क्या कहा गया है, प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीने का अधिकार। इसमें आपको जीने का अधिकार देता है। देखो आर्टिकल 21 में कहा था क्या है ये समझो। आर्टिकल 21 एक ऐसी अनुच्छेद है जिसमें आपका कोई कुछ बिगाड़े तो आप इसे लगा सकते हैं। आर्टिकल 21 में है आप स्वयं का भी जान नहीं ले सकते। आप अगर चाहें कि आत्महत्या करने के लिए तो आर्टिकल 21 के तहत आप उसे नहीं कर सकते। अगर आप स्वयं का जान लेने की कोशिश करते हैं, फांसी या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप मर गए तो फिर, अगर आप नहीं बचे तो वो तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप बच गए भैया तो फिर पुलिस बहुत मार मतलब। देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, जीने का अधिकार, इसमें क्या है कि आप खुद की ज़िंदगी भी नहीं ले सकते, आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। अगर आप सुसाइड करते हैं और आप बच जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्यवाही होगी कि आप खुद की जान लेने की आप खुद की जान क्यों लेना चाहते थे, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसीलिए भैया हमारा चालान कटता है हेलमेट ना लगाने पर, ठीक है। और आर्टिकल 21 से याद रखना जिंदगी, 21 से जिंदगी, जिंदगी, ठीक है। संविधान का सबसे बड़ा अधिकार जीने का अधिकार, ये संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है जीने का अधिकार, ठीक है। जीने का अधिकार आर्टिकल 21, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है। अनुच्छेद 21 का या ए 21 का ए बोलो या 21 का बोलो, ए बोलो, कुछ भी बोलो। देखो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया हुआ। आर्टिकल 21 में तो 6 साल से 14 साल के वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है। देखो इसमें कहा गया है ए से अक्षर पढ़ाई। देखो आपको याद क्या रखना, ए से याद रखना 21 के ए फॉर एप्पल, ऐसे एप्पल यानी पढ़ाई, ए लेटर यानी पढ़ाई, ए से पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से। ए अक्षर यानी पढ़ाई, ए अक्षर यानी पढ़ाई, याद रखना आर्टिकल 21 का ए। देखो आर्टिकल गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य है। जो 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके साथ मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य है। आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संशय संरक्षण। इसमें कहा गया है दो हथकड़ी गिरफ्तारी। देखो आर्टिकल 22 में है दो हथकड़ी, दो हथकड़ी, ठीक है। दो हथकड़ी, हथकड़ी से याद रखना है आपको कि गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है। हथकड़ी से गिरफ्तार हो गए हैं और उसके साथ संरक्षण देना है, ठीक है। और दो से याद रखना है, दो यानी 22, आर्टिकल 22, ठीक है। देखो अब आपको अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी और बलात्सरम, जबरन मजदूरी पर रोक। देखो होता क्या था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ काम कराया जाता था, तो इसमें कहा दिया गया है 6 साल से 14 साल के वर्ष के बच्चों के साथ बेगारी नहीं कराया जा सकता। अगर वह खुद से करना चाहता है तो भैया वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसे ज़्यादा हार्ड वाला काम नहीं देना है। देखो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है तस्करी पर रोक, तस्करी पर रोक, तस्करी पर रोक, तस्करी से 23, ठीक है। तस्करी से 23, तस्करी से 23 याद रखना, तस्करी से 23। और तस्करी भैया बंद ही करना है, तस्करी नहीं करना है हमारा। तस्करी किसी से ज़बरदस्ती काम, बेगारी या इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। देखो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद, ठीक है। तो देखो
आर्टिकल 24 में है क्या? बाल मजदूरी बाल मजदूरी नहीं करा सकते। 14 वर्ष के बच्चों को आप लोग कारखानों में नहीं लगा सकते और उनसे मतलब ज़्यादा भार वाला काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो देखो 14 साल से कम बच्चों के कारखाने या खतरनाक कामों में लगाना बैन है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में आपको क्या रखना है? अंतःकरण की और धर्म के अपराध रूप में से मानने, आचरण और प्रचार करने के स्वतंत्र। अरे यार ये कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो आर्टिकल 25 में है, आपको आज़ादी है कि आप लोग स्वयं से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप लोग चाहे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म आसानी से आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, आप अपने धर्म की प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार आप लोग अपने धर्म की कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 25 में क्या है? पूजा। आपको याद रखना आर्टिकल 25 से पूजा, ठीक है। पूजा से 25, पूजा याद रखेंगे आपको 25 याद हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 25 में है पूजा करने की आज़ादी, ठीक है। पूजा करने की आज़ादी, आप लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं। पूजा देखो धर्म को मानने और इसका शांति से प्रचार प्रसार करने की निजी आज़ादी है। अब मैं आपको पहले ही बताया, ठीक है। देखो आर्टिकल 25 में पूजा, ठीक है। पूजा याद रखना, धर्म को पूजा से 25 याद रहेगा। धर्म की भी किसी भी धर्म को मानने और उसका शांति से प्रचार करने की निजी आज़ादी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आपको रखना प्रबंधन, अपने धार्मिक संस्थानों और मामलों का प्रबंधन खुद करने की आज़ादी है, ठीक है। अपने धार्मिक आय या धार्मिक कार्यों पर कोई सरकारी टैक्स नहीं जाएगा। देखो इसमें है क्या, आर्टिकल 27 में यही है कि देखो जो पूजा चढ़ता है, अगर आप कहीं पर दान करते हैं, दान के पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। आप कुछ भी दान कर सकते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार की जीएसटी वगैरह नहीं लगेगी भैया, नहीं लगेगी। आर्टिकल 27 में टैक्स फ्री है भैया, टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप अपने मन से चाहें अपना ज़मीन कुछ भी आप लोग दान कर दीजिए, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स है, ठीक है। इसीलिए भैया मंदिर पर ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और उस पर भी टैक्स नहीं लगता। जो चढ़ावा चढ़ता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स फ्री यानी 27, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 28, बस कुछ ही आर्टिकल और बचे हैं, आप लोग बने रहें, ठीक है। आर्टिकल 28 में है सरकारी शिक्षण संस्थानों से में धार्मिक शिक्षा का निषेध, ठीक है। आर्टिकल 28 में है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, ठीक है। इसमें है कि अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई स्कूल चला रहे हैं तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। धार्मिक शिक्षा स्कूलों में नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 28 में कहा गया है, ठीक है। सरकारी स्कूलों कॉलेजों में किसी एक धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब अगर आप हिंदू हैं और स्कूल चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं भैया अपने धर्म की शिक्षा दूंगा कि हिंदू बहुत अच्छे हैं भैया, मुसलमान बहुत ख़राब है, ये सब नहीं चलेगा भैया, अब नहीं चलेगा। स्कूलों में भैया आप पढ़ाए रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत आप लोग याद रखना, संस्कृत, ठीक है। देखो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, आर्टिकल 19 में है। अल्पसंख्यकों 29 में है, आर्टिकल 29 यानी संस्कृत से याद आ जाएगा 29, ठीक है। संस्कृत 29 दोनों मिलता जुलता लग रहा है। संस्कृत 29, ठीक है। आर्टिकल 29 संस्कृत, ठीक है। आर्टिकल 29 संस्कृत आर्टिकल 29, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृत बचाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भैया, टाइम नहीं लगाएंगे। अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने
का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। देखो है क्या कि अगर कोई भैया अपना अब देखो कोई अल्पसंख्यक है जिसे यह कोई भी स्कूल पसंद नहीं आ रहा, तो वह खुद का अल्पसंख्यकों के लिए ही स्कूल खोल सकता है, ठीक है, संस्थान खोल सकता है। इसमें अनुच्छेद 32 में है क्या? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, राइट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। देखो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। देखो अधिकार टूटने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। 5 प्रकार की रिट है। देखो इसमें 5 प्रकार की रिट है, 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 22 में है, 32 में है। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट है। देखो इसमें इसको संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोई भी मूल अधिकार, जितना मूल अधिकार बताया हूँ, अगर उसमें से कोई भी मूल अधिकार आपका टूटता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों आदि के मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति है, ठीक है। आर्टिकल 33 में है सेना, फोर्स, सेना 33, ठीक है, आर्टिकल फोर्स, सेना याद रखना। देश की सुरक्षा करने के लिए पुलिस के मूल अधिकारों को संसद कम कर सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैंने मूल अधिकार अभी बताया, आर्टिकल 12 से लेकर अभी तक के जितने भी, मतलब भाग 3 में जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं, अगर जो सेना में काम करते हैं या पुलिस में काम करते हैं, अगर उनको यह अधिकार नहीं मिल रहा है तो भी वह संसद नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देश की सेवा में भैया बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी होती है। अब आप बोल रहे हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हैं और आप भैया, अब आप सोचो कि आप बॉर्डर पर काम कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं मुझे आर्टिकल 21 चाहिए, जान लेने की स्वतंत्रता, मतलब प्राणदैहिक अब आप बोल रहे हैं मुझे आर्टिकल 21 चाहिए, प्राणदैहिक स्वतंत्रता, मुझे खुद का अधिकार, मुझे अधिकार है कि मैं खुद का जान भी नहीं ले सकता, ठीक है, तो आपको नहीं लगेगा भैया। अगर आप सेना में काम कर रहे हैं तो यह सब नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए कहा गया है आर्टिकल 33 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना प्रभावी हो तो मूल अधिकारों का निर्बंधन, ये देखो मिलिट्री शासन, ये इसे कहते हैं, आर्टिकल 34 में है। कभी कभी जो होता है किसी भी क्षेत्र में मिलिट्री शासन लगा दिया जाता है। मिलिट्री शासन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मार्शल लॉ, जिसे मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं। मिलिट्री शासन क्या है कि याद रखें, मिलिट्री शासन से आप याद रखें ना, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ है क्या? देखो अगर किसी जगह मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ आम नागरिकों का मूल अधिकार रुक जाते हैं, ठीक है। मार्शल लॉ एक ऐसा कैंप होता है जिसके अंदर से अगर आप जाएंगे तो उनके अधिकार जाएंगे, अगर आप उनके अधिकार नहीं जाएंगे तो आपको पीट कर वो लोग बहा देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी का उल्लेख है आर्टिकल 34 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ये लास्ट है, आज का लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 35 और भाग 3 का सबसे अंतिम अनुच्छेद। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, देखो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, एंड समापन। आर्टिकल 35 भैया एंड समापन है कानून। देखो मूल अधिकारों को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए कानून की शक्ति केवल संसद के पास है, ठीक है, बस केवल संसद, बस भैया, बस बंद करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है, बहुत डिटेल से बताया हूँ भैया, जय हिंद।